नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज हम बैठे हैं यहाँ पे कुछ इतिहास के विषयों पर चर्चा करें। जी हाँ, जैसा कि हमारे सामने विश्वजीत सर हैं, आज हम लोग यहाँ पे चर्चा का विषय बनाए हुए हैं कि विदेशियों का भारत पे आक्रमण कब हुआ था, उसके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ है विश्वजीत सर। बताइए आप अपने शब्दों में कि इसके बारे में क्या इसकी विशेषता है। शुक्रिया। हमारे साथ हमारा प्रिय शिष्य गौरव कुमार है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि भारत पर विदेशी आक्रमण आज का यह टॉपिक है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे व्यक्तियों के मन में यह आता होगा कि भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण है सिकंदर ने किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अलेक्जेंडर ने किया, जी, अलेक्जेंडर द ग्रेट यूनान का निवासी था। तो इसी भ्रांति को दूर करने के लिए हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी नहीं, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया। जी बिल्कुल, ईरानियों के द्वारा। क्या आपने यह सुना है? जी जी बिल्कुल। दारा प्रथम का नाम? जी हाँ, दारा प्रथम, जिसको डेरियस प्रथम भी कहते हैं, जो कि हखमनी वंश का था। हखमनी वंश का एक शासक था। हखमनी वंश का एक शासक था। तो उसने ही भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था। अब बात करेंगे भारत पर द्वितीय विदेशी आक्रमण के बारे में। तो द्वितीय विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। जी बिल्कुल, यूनानियों के द्वारा। यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो आप कुछ प्रश्न करें। जी बिल्कुल, यूनानियों के द्वारा तो किया गया था, लेकिन प्रथम उसमें जो है वहाँ के शासक कौन थे और किस ओर से जो है यूनानियों के द्वारा जो है भारत पर आक्रमण हुआ था और उनके कौन प्रमुख थे, उनके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, विश्व के महानतम शासकों में एक शासक हुए थे अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अर्थात वो तीसरे नंबर पर थे। जी बिल्कुल, ठीक ना, जिन्हें सिकंदर के नाम से शायद जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वह यूनान के मैसिडोनिया का शासक था। उसके पिताजी का नाम था फिलिप सेकंड। फिलिप सेकंड, जी बिल्कुल। तो उसका जो जन्म था मैसिडोनिया के पेला नामक जगह में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और 20 साल बाद अर्थात 336 ईसा पूर्व में उसका राज्यारोहण हो गया था। सोचिए कितनी कम उम्र में वे राजगद्दी पर बैठ गए। गद्दी पर बैठ जी गए। बिल्कुल, बहुत ही गर्व की बात है ये। हाँ बिल्कुल, उसके लिए 20 वर्ष की आयु में वो गद्दी पर बैठे। हाँ, बचपन से ही वह बहुत ही महत्वाकांक्षी बालक था। उसके मन में इच्छा होती थी कि वह संपूर्ण विश्व पर विजय हासिल करे, विश्व विजेता बनना चाहता था। तो गद्दी पर बैठने के उपरांत ही उन्होंने विभिन्न युद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया, है ना, मन की लालसा लिए हुए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कम उम्र में। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो करें। जी बिल्कुल। तो वो युद्ध के बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से वो युद्ध हुआ, किनसे हुआ सिकंदर का युद्ध जो यूनान के थे। तो वो जो सिकंदर है, पहले तो वो जो अपने आसपास के क्षेत्र थे, जैसे ईरान हुआ, मध्य एशिया हुआ, ठीक ना, वो मध्य एशिया का प्रांत हो गया, पश्चिम एशिया का प्रांत हो गया और कुछ दक्षिण एशिया के प्रांत। जी बिल्कुल। और मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। तो इन सारे बड़े भूभागों पर उन्होंने आक्रमण कर समस्त राजाओं को परास्त कर वहां पर कब्जा कर लिया। जी। और आगे कोई प्रश्न करें। आगे फिर वो हमें जैसे ज्ञात है कि वो पंजाब के एक शासक थे, पोरस। हाँ बिल्कुल, इनके बीच जो है शायद युद्ध हुआ था 326 ईसा। अब सिकंदर ने भारत के बारे में बहुत कुछ सुना था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, समझ सकते हैं आप। बिल्कुल। भारत एक बहुत ही संपन्न राष्ट्र हुआ करता था। आर्यावर्त उस समय उसका नाम था। तो उसके मन में एक लालसा थी कि हम भारत पर आक्रमण करें। तो इस इच्छा को लिए हुए वह चल पड़ा। चल पड़ने के बाद एक बैक्ट्रिया क्षेत्र था, बैक्ट्रिया पर अर्थात बल्ख नामक क्षेत्र पर उन्होंने विजय हासिल किया। उसके बाद उन्होंने काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार किया। जी बिल्कुल।
हिंदुकुश पर्वत को पार पार किया। किया। और पार करने के बाद देखिए वो भारतीय भूभाग जो है 5 नदियां अभी भी बहती हैं, हालांकि जी बिल्कुल। उनमें से पंजाब। कुछ नदी अभी पाकिस्तान में बहती है। पंजाब फारसी भाषा का यह शब्द है। पंजाब आप लोग सुने होंगे। जी बिल्कुल। पंज मतलब 5 हुआ। पंज मतलब 5 होता है। आब का अर्थ होता है जल अर्थात वाटर, पानी। जी। अभी भी अगर हम ईरान में जाएंगे, वाटर कहेंगे, पानी कहेंगे तो वो नहीं समझ नहीं सकेगा। समझ पाएगा। जैसे ही हम कहेंगे आप दीजिए, ठीक ना, सिर्फ आप बोलते ही एक गिलास पानी आपके समक्ष जी आतिथ्य के रूप में रख देंगे, ठीक। जी बिल्कुल। तो यह जो क्षेत्र था पश्चिमोत्तर भारत, 5 नदियां अभी भी हैं, उस समय भी थी, है कि नहीं। जी बिल्कुल। तो उधर से अगर हम आएंगे तो उधर से जो क्रम पड़ेगा जैसे कि पहले सिंधु नदी पड़ेगा, उसके बाद फिर झेलम पड़ेगा, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास। बहुत ही अच्छा। जी। सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी और व्यास। तो ये दो सिंधु और झेलम के बीच का प्रदेश है। वहीं पर तक्षशिला नामक क्षेत्र था जिसका शासक था आम्भी। जी बिल्कुल। तो आम्भी एक भीरू शासक था। उन्होंने सिकंदर के भय से तत्क्षण ही आत्मसमर्पण कर दिया और बहुत सारे बहुमूल्य उपहार उन्होंने समर्पित किए, ठीक है। बिल्कुल। वो सिंधु और झेलम के बीच का शासक था। अब आइए झेलम से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद झेलम और क्या मिलेगा, चिनाव मिलेगा। तो झेलम और चिनाव के बीच का जो शासक था वो था पोरस, पंजाब का शासक, ठीक ना। तो उन्होंने आसानी से सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि स्वयं वो जो आम्भी था तक्षशिला का शासक, जी बिल्कुल, समर्पण करने के बाद सिकंदर ने उसे ही भेजा था पोरस के पास कि पोरस से जाके कहो कि वह मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देगा। वो आया था, लेकिन पोरस और ये जो आम्भी है वो कट्टर शत्रु था एक दूसरे का। उन्होंने उसका प्रतिकार किया है, क्यों हम उससे हार मानेंगे, हम कोई कमजोर शासक हैं क्या, कि कह दो हम उससे युद्ध करेंगे। जी बिल्कुल। और इतनी फटकार लगाई कि वह भयभीत होकर गया सिकंदर के पास कि ऐसा ऐसा बोल रहा था। सिकंदर तमतमा गया, वो भी अपनी सैनिकों के साथ सदल बदल आ गया पोरस के पास। वो झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइडे स्पीच कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये जो तिथि है, तिथि के बारे में आपने तो नहीं पूछा, कौन सी तिथि? ये तिथि लगभग 326 ईसा पूर्व की, बिल्कुल 326 ईसा पूर्व की बात है। तो जो झेलम नदी है उसी के तट पर वो सिकंदर और पोरस के बीच भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में पोरस ने सिकंदर की सेना के दांत खट्टे कर दिए, ठीक ना। आसानी से उन्होंने हार नहीं मानी। हालांकि परिश्रम के बाद उन्हें जो है सफलता बाद में सिकंदर पोरस घायल हो गए तो उन्हें बंदी बना लिया गया और पेश किया गया। तो सिकंदर ने उससे पूछा कि बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। तो उनका जवाब था कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए उसी प्रकार व्यवहार, वैसा ही व्यवहार आप हमारे साथ करें। सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ उसके इस वक्तव्य से कि उन्होंने उसके सारे राज्य वापस कर दिए। हाँ, लेकिन एक दुखद बात यह हुई कि वो जो झेलम का युद्ध था, तो उस झेलम के युद्ध में जो सिकंदर का प्रिय घोड़ा था ब्यूसीफेलस, वह मारा चले गया। और उसी की याद में सिकंदर ने उस क्षेत्र में एक शहर की स्थापना की, ब्यूसीफेला, उस घोड़े की याद में, ठीक है जी, घोड़े की याद में। उसके बाद क्या हुआ, वो नदियां टपके गया उसकी सेना। अंतिम में कौन सी नदी है गौरव? अंतिम में व्यास नदी है। हाँ, व्यास नदी को पार करने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया कि आगे मगध साम्राज्य था, ऐसा कहा जाता था कि नंद वंश का वहाँ शासन था और उसकी जो सैन्य शक्ति थी काफ़ी प्रबल थी। सैन्य सेना में कई हाथी थे, घोड़े थे, बहुत सारी शक्तियाँ थी मौजूद, उसका भी भय था। और सबसे बड़ा जो कारण था, उसकी सेना क्लांत हो चुकी थी,
थक चुकी थी। जी बिल्कुल। ऐसा माना जाता है सर कि जैसे पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर की जब युद्ध हुई, उसके जब युद्ध के पश्चात जो है, जब सिकंदर की जीत हुई, विजय हुई, उसके पश्चात जो है यूनानियों का जो है भारत के लिए, भारत के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध काफ़ी अच्छे हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो है वहाँ पे जो है यूनानियों ने अपना एक क्षेत्र जो है स्थापित किया, एक नगर जो है कह सकते हैं एक अपना ये जो नाटक आजकल होता है ना, तो पर्दा के लिए एक शब्द आया है यवनिका। यवनिका, जी बिल्कुल। जी जी, वो शब्द वहीं से उद्धृत हुआ है, हाँ, डिराइव वो हुआ अपना है। जो है स्थापित किए हाँ, यूनानियों ने भारत में। नाट्य कला ये शब्द में जी। वो शब्द वहीं से आया है। सिक्के ढालने का जो और- प्रचलन हुआ वहीं से हुआ है। और ठीक है? जिसके बाद जो है भारतीयों को जो है नक्षत्र शास्त्र का ज्ञान प्राप्त बिल्कुल, हुआ। नक्षत्र बिल्कुल। विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, उसी के बाद देखिए पश्चात। कितनी अच्छी जानकारी है गौरव को, है ना। उसके बाद हाँ, आप जो कह रहे थे इसके आगे, हाँ, तो वो कि फिर व्यास नदी के बाद व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सिकंदर को भी वापस जाना पड़ा, और जाने के क्रम में रास्ते में बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की उम्र में उस समय वो 32 साल की मृत्यु उसकी मृत्यु हुई, हो बेबीलोन जाती है। देखिए कितनी कम उम्र में वे इस दुनिया से चल बसे। तो ये सब हमारी गुरु की कृपा है, और हम इसके शिष्य हैं। चलिए, इन्होंने हमें प्रेरित किया कि गुरु कुछ हमारे जिस प्रकार हमें ज्ञान देते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी इससे हम अंदर से जो है खुशी होती है कि हमें भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही इसी है तरह से आप गुरु के माध्यम से। प्रेरित करते रहे हम, और हम नई नई चीज़ों को और जो है लास्ट जाते जाते कुछ कहेंगे कि अरस्तु जो थे, एक जो है अच्छे गुरु थे, जो कि जिनके शिष्य सिकंदर थे, और अरस्तु के गुरु प्लूटो थे, और प्लूटो के गुरु सुकरात थे। सोक्रातेस। बहुत ही अच्छी जानकारी ऐड की हमारे गौरव ने। चलिए मित्रों, नमस्कार। नमस्कार। फिर मिलते मिलेंगे। हैं अगली बार अगले टॉपिक के साथ। जी बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।